हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है SIADH के बारे में, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। ये फर्स्ट ईयर में शॉर्ट नोट आ सकती है, सेकेंड ईयर में शॉर्ट नोट आ सकती है, फाइनल ईयर में मेडिसिन में शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, और पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में भी इसके ऊपर एमसीक्यूज आते रहते हैं। तो पूरे मेडिकल करियर में हर जगह आपको ये कंडीशन मतलब ये कंडीशन लगने वाली है। एंड देयरफॉर लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस कंडीशन इज। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन, शॉर्ट कॉल्ड एज SIADH। तो ये कंडीशन समझने के पहले हमें एडीएच के बारे में कुछ बेसिक्स समझना है। तो वीडियो में सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी, और एंड में कुछ कुछ फिजियो प्लस प्लस भी आएगा जो हमारे सारे वीडियोस में अब आता है। और ये फिजियो प्लस प्लस जब आप राइट करते हो एग्जाम में तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिलते हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि कंडीशन का नाम है इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। लेकिन ये समझने के पहले, मतलब इनएप्रोप्रिएट क्यों, ये समझने के पहले एप्रोप्रिएट क्या है वो समझते हैं। तो व्हेन इज एडीएच नॉर्मली रिलीज्ड, यानी कब आप एडीएच रिलीज को एप्रोप्रिएट समझते हो। तो एडीएच रिलीज के लिए जो नॉर्मल या एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई है वो है ऑस्मोलैलिटी ऑफ द प्लाज्मा। सबसे इंपॉर्टेंट स्टिमुलस फॉर द एडीएच सिक्रीशन इज प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी। और ये ऐसे होता है कि अगर प्लाज्मा हाइपर ऑस्मोलर है तो ये सर्कुलेटिंग प्लाज्मा हाइपोथैलेमस तक पहुंचेगा और फिर ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो सेंस करेंगे कि हाइपर ऑस्मोलर प्लाज्मा है, एंड देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच का रिलीज होगा। ये नॉर्मल मैं बता रहा हूं। एडीएच जो है फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल के किडनी तक जाएगा और किडनी में से एक्वापोरिन्स के जरिए वो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करवा देगा इनटू द प्लाज्मा। और इस वजह से जो टोनिसिटी बढ़ गई थी, मतलब जो हाइपर ऑस्मोलर प्लाज्मा था, अब वाटर आ गया प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा की टोनिसिटी या ऑस्मोलैलिटी अब नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट या अप्रोप्रिएट स्टिमुलस फॉर एडीएच सिक्रीशन। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है, यानी अगर प्लाज्मा हाइपो ऑस्मोलर है, यानी प्लाज्मा में ऑलरेडी वाटर ज्यादा है रिलेटिव टू सोडियम, तब क्या होता है, तब एडीएच इज सप्रेस्ड। और एडीएच सप्रेस होने की वजह से फिर देयर विल बी डायूरेसिस। एंटी डायूरेटिक हार्मोन अगर सप्रेस हो गया, इसका मतलब होगा डायूरेसिस। वाटर विल बी लॉस्ट फ्रॉम द प्लाज्मा इनटू द यूरिन और फिर प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी नॉर्मलाइज हो जाती है। तो इस तरीके से ऑस्मोलैलिटी, उसके अलावा वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम भी एक स्टिमुलस है फॉर द एडीएच सिक्रीशन, पर्टिकुलरली इन द सेकेंड स्टेज ऑफ सर्कुलेटरी शॉक। तो 500 ml या उससे ज्यादा का अगर वाटर लॉस हो, आई बेग योर पार्डन, अगर ब्लड लॉस हुआ है, हेमोरेजिक शॉक है, तो हाइपोवॉलेमिया है। और हाइपोवॉलेमिया इज अनदर स्टिमुलस फॉर द एडीएच सिक्रीशन, एंड देन एडीएच विल कॉज वाटर रिटेंशन इनटू द प्लाज्मा। तो जो हाइपोवॉलेमिया हुआ है, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हुआ है, वो नॉर्मलाइज होने में मदद हो जाती है। तो ये है एप्रोप्रिएट स्टिमुलाई फॉर द एडीएच सिक्रीशन। अब देखते हैं कि इस कंडीशन को इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन क्यों कहा गया। बेसिकली पहला पॉइंट ये समझना है कि एक है डायबिटीज इंसिपिडस और उसके ऑपोजिट कंडीशन है SIADH। आपको ये अब तक पता चल ही गया होगा कि हार्मोन्स के जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो दो कैटेगरीज में आते हैं, एक हाइपोसिक्रीशन, एक हाइपर सिक्रीशन। तो हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच रिजल्ट्स इन द डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें कि डायूरेसिस होता है, क्योंकि एडीएच की डेफिशिएंसी है, तो मतलब वाटर रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता एंड वाटर इज लॉस्ट इनटू द यूरिन, तो वो डायूरेसिस वाली कंडीशन हो गई। और उसके ऑपोजिट कंडीशन है SIADH। तो इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली एक तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ द एडीएच होगा। अब इसको हमने हाइपर सिक्रीशन की जगह पे इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन ये टैग क्यों दिया है, उसकी वजह यह है कि
प्लाज्मा वॉल्यूम नॉर्मल है और प्लाज्मा की टोनिसिटी भी नॉर्मल है, और फिर भी अगर एडीएच सिक्रीट हो रहा है तो ये इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन हो गया। या फिर हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच हुआ जा रहा है, इसकी वजह से प्लाज्मा हाइपोटोनिक हुआ जा रहा है। ऑब्वियसली ना, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच हुआ तो वाटर विल बी रीएब्सॉर्ब्ड इनटू द प्लाज्मा, और वाटर प्लाज्मा में आने से प्लाज्मा इज बिकमिंग हाइपोटोनिक। और याद है हमने अभी देखा था कि अगर प्लाज्मा हाइपोटोनिक हुआ तो एडीएच शुड बी सप्रेस्ड and there should be diuresis and plasma water should be lost into the urine। वो यहां पे नहीं हो पाता, तो नॉर्मोटोनिक प्लाज्मा है और एडीएच फिर भी सिक्रीट हुआ जा रहा है, ये एक इनएप्रोप्रिएट हो गया। और फिर उसकी वजह से वाटर रिटेंशन हो रहा है इन द प्लाज्मा, तो प्लाज्मा इज बिकमिंग हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। अब एडीएच का सप्रेशन होना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है, एडीएच सिक्रीट हुआ जा रहा है। तो इसलिए ये हाइपर सिक्रीशन है और ये इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन है। गलत तरीके से इनएप्रोप्रिएट मतलब गलत सलत तरीके से ऐसे कह सकते हो आप। तो ये है इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन, जहां नहीं होना चाहिए था उस वक्त भी ये हुआ जा रहा है। ऑल राइट, अब ये देखते हैं कि कब होता है ये इस तरीके का इनएप्रोप्रिएट। एक्सेस भी है और इनएप्रोप्रिएट भी है। और इनएप्रोप्रिएट क्यों? क्योंकि प्लाज्मा हाइपोटोनिक होने के बाद एडीएच का सिक्रीशन रुक जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, एडीएच सिक्रीट हो ही रहा है, तो इनएप्रोप्रिएट। वैसे तो हम फिजियोलॉजी में कहते हैं कुछ डिसऑर्डर, कुछ कंडीशंस, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, जैसे कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ये होता है एडीएच सिक्रीशन, या फिर सर्जरी या ऐसी कुछ कंडीशंस होती है जिसमें एडीएच इनएप्रोप्रिएटली और हाई सिक्रीशन होता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 4 मेजर कॉजेज ऑफ SIADH। उसमें से 2 लंग्स से रिलेटेड है, एक क्रेनियम से रिलेटेड है, और चौथा कॉज जो है वो ड्रग्स रिलेटेड है। सर्टन मेडिकेशंस कैन कॉज इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। तो पहली 2 कंडीशन जो लंग्स से रिलेटेड है वो ये है, एक तो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। आपको पता होगा कि लंग्स के काफी ऐसे मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं जो एक्टोपिक हार्मोन सिक्रीशन करते हैं, जैसे कि एक्टोपिक एसीटीएच सिक्रीशन करने वाला एक कार्सिनोमा है। तो वैसे ही मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द लंग्स लाइक ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज नोन टू कॉज एक्टोपिक एक्सेस एंड इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। उसके अलावा नॉन मैलिग्नेंट पल्मोनरी डिसऑर्डर्स जैसे कि टीबी, न्यूमोनिया, इवन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जब आप देते हो पेशेंट को, तो ऐसा दिखा गया कि एक्सेसिव एडीएच सिक्रीशन होता है। तो ये 2 लंग्स की डिसऑर्डर्स। देन क्रेनियल डिसऑर्डर्स, आप ऐसे याद रख सकते हो कि 2 तो लंग्स के हो गए, फिर एक जो है वो क्रेनियल डिसऑर्डर। एडीएच कहां से सिक्रीट हो रहा है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि क्रेनियम में ही है। तो क्रेनियल डिसऑर्डर्स जैसे कि हेड इंजुरी या मेनिंजाइटिस या इंक्रीज इंट्राक्रैनियल टेंशन। एंड द फोर्थ कंडीशन या मेजर कॉज इज द ड्रग्स लाइक क्लोफाइब्रेट एंड फिनोथायाजिन्स। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ एक्सेसिव एंड इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन। अब देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, ये हमारा मेन फोकस होना चाहिए। तो पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या क्या चेंजेस होते हैं इस कंडीशन में। एक तो देयर इज इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट कंज्यूम्ड वाटर लोड, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। व्हेनेवर वी कंज्यूम वाटर, तो क्या होता है, ये वाटर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से प्लाज्मा में एब्सॉर्ब हो जाता है। अब ये वाटर एब्सॉर्ब हो गया प्लाज्मा में, तो प्लाज्मा टेम्पररीली हाइपोटोनिक होगा, है ना। वाटर आ गया प्लाज्मा में थोड़ा ज्यादा, तो प्लाज्मा टेम्पररीली हाइपोटोनिक हो गया। अब क्या होना चाहिए? अब एडीएच शुड बी सप्रेस्ड, एडीएच सिक्रीशन शुड बी स्टॉप्ड सो दैट देयर इज डायूरेसिस, और डायूरेसिस में वाटर शुड बी लॉस्ट इनटू द यूरिन। तो ये नॉर्मली होना चाहिए था, लेकिन इस कंडीशन में एडीएच डज नॉट गेट सप्रेस्ड। हमने देखा ना कि एडीएच तो कंटिन्यूअसली सिक्रीट हुआ जा रहा है, और इसलिए
वाटर लोड को जो एक्सक्रीट करना चाहिए था, डायूरेसिस जो होना चाहिए था, वो नहीं हो पाता इस कंडीशन में। तो इनएबिलिटी टू एक्सक्रीट द कंज्यूम्ड वाटर लोड बिकॉज इनएबिलिटी टू स्टॉप द एडीएच सिक्रीशन। अब इसकी वजह से देयर इज हाइपरटोनिक यूरिन। ऑब्वियसली ना, अगर वाटर नहीं जा रहा इनटू द यूरिन तो यूरिन विल बिकम कॉन्सेंट्रेटेड, हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक यूरिन होगी एंड हाइपोऑस्मोलर प्लाज्मा, क्योंकि ये वाटर लोड एक्सक्रीट नहीं हो रहा, प्लाज्मा में रिटेन होता जा रहा है, तो प्लाज्मा विल बिकम हाइपोऑस्मोलर। आपको पता ही है, सोडियम से भी उसके रिलेटिव में अगर वाटर बढ़ता गया तो इट इज हाइपोऑस्मोलैरिटी, हाइपोऑस्मोलर प्लाज्मा। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दीज देयर विल बी इंक्रीज टोटल बॉडी वाटर। ऑब्वियसली टोटल बॉडी वाटर भी तो बढ़ेगा, वाटर इज गेटिंग रिटेन्ड इन द प्लाज्मा। एंड अनदर हॉलमार्क ऑफ दिस कंडीशन इज हाइपोनेट्रेमिया। यस, ये पॉइंट आपको मिस नहीं करना जब आप आंसर देते हो या आंसर राइट करते हो इन द एग्जाम। डिक्रीज्ड सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, हाइपोनेट्रेमिया, डिक्रीज सोडियम कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मा सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। अब इसका ये कैसे मैनिफेस्ट होता है? हाइपोऑस्मोलर प्लाज्मा मैनिफेस्ट कैसे होगा? तो देयर विल बी स्वेलिंग ऑफ सेल्स। ये तो आप समझ सकते हो ना कि सेल्स के सराउंडिंग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, प्लाज्मा है, और अगर ये प्लाज्मा हाइपोटोनिक है, उसमें वाटर ज्यादा है, तो देन दिस वाटर, हाइपोटोनिक प्लाज्मा का वाटर विल एंटर द सेल्स, और अगर ये सेल्स में एंटर करता है तो द सेल्स विल स्वेल अप। सो स्वेलिंग ऑफ सेल्स होता है, और इसकी वजह से साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं SIADH के। तो जैसे हेडेक, नॉशिया, वॉमिटिंग, बिहेवियरल चेंजेस, स्टूपर, कोमा, सीजर्स। आपने देखा कि सारे मैनिफेस्टेशंस जो है ये CNS रिलेटेड है, नर्वस सिस्टम रिलेटेड है, क्योंकि वाटर इज एंटरिंग द नर्व सेल्स, नर्व सेल्स आर गेटिंग स्वोलन अप, एंड देयरफॉर सारे मैनिफेस्टेशंस मोस्टली नर्वस सिस्टम रिलेटेड ये है, जैसे कि कोमा, सीजर्स एक्सेट्रा। तो इतना देखने के बाद एक और फिजियो प्लस प्लस देखने का टाइम आ गया। ये आप लिखते हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या है ये फिजियो प्लस प्लस? SIADH starts as a condition of dilutional hyponatremia। एक तो हमने ऑलरेडी देखा कि हाइपोनेट्रेमिया इज द फीचर, हॉलमार्क ऑफ द SIADH। क्यों? क्योंकि हाइपोनेट्रेमिया मतलब डिक्रीज प्लाज्मा सोडियम कॉन्सेंट्रेशन। तो गौर करो इस बात पे, ये आपका सोडियम, ये आपका वाटर, इनके रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन की वजह से टोनिसिटी होती है या ऑस्मोलैरिटी होती है। और अब हम कह रहे हैं कि प्लाज्मा में वाटर बढ़ रहा है। अब वाटर बढ़ रहा है मतलब रिलेटिवली अब सोडियम कम और वाटर ज्यादा, तो रिलेटिवली सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम, और इसलिए यह है हाइपोनेट्रेमिया। तो SIADH इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोनेट्रेमिया। अब इसको कहा जाता है डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया। डाइल्यूशनल क्यों? क्योंकि सोडियम का एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन नहीं कम हुआ है। ओके, सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन एब्सोल्यूटली कम नहीं हुआ है, एब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, रिलेटिवली वाटर बढ़ गया है और इसलिए सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इसको कहते हैं डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रेमिया। जैसे कि आप अगर सिंपल शब्दों में सोचे तो वाटर ने डाइल्यूट कर दिया है सोडियम को, और उसकी वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है। ऐसे आप मतलब याद रखने के लिए सोच सकते हैं। अब इसका कॉम्पेंसेशन कौन करेगा? बहुत अहम हिस्सा है ये इस फिजियो प्लस प्लस का, कि नॉर्मली कॉम्पेंसेशन कैसे होता है। सपोज के ADH बढ़ गया टेम्परेरीली, और ADH ने वाटर रीएब्सॉर्प्शन करके प्लाज्मा में लाया, प्लाज्मा टेम्परेरीली हाइपोटोनिक हुआ, उसमें वाटर ज्यादा है तो हाइपोटोनिक हुआ। अब इसका कॉम्पेंसेशन नॉर्मली कौन करता था? ADH ही करता था। यह बात आपको याद रखनी होगी कि प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी का कॉम्पेंसेशन इज डन बाय द ADH।
यानी अगर प्लाज्मा हाइपोटोनिक है तो एडीएच शुड बी सप्रेस्ड एंड देयर शुड बी डायूरेसिस, वाटर शुड बी लॉस्ट फ्रॉम द प्लाज्मा। ये नॉर्मली होना चाहिए। अब यहां ये हो नहीं रहा है, हो नहीं पा रहा है, एक्सेसिव एडीएच सिक्रीट हुआ जा रहा है, तो कॉम्पेंसेट करेगा कौन? तो कुछ इस तरीके से चीजें होती है कि प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ गया है आपका, ऑब्वियसली वाटर आ गया ना प्लाज्मा में, तो सर्कुलेटिंग प्लाज्मा वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। अब इसकी वजह से वीनस रिटर्न टू द हार्ट ऑल्सो इंक्रीजेज, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये ब्लड एट्रिया में ज्यादा वॉल्यूम में भरेगा, तो एट्रियल फिलिंग जो है वो बढ़ जाती है, देयर इज इंक्रीज एट्रियल फिलिंग। इसकी वजह से एट्रियल मस्कुलेचर इज स्ट्रेच्ड, एट्रिया का जो मस्कुलेचर है ये स्ट्रेच हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ओवरफिलिंग, और ये जब स्ट्रेच होगा तब एट्रियल मस्कुलेचर से रिलीज होगा अपना पेप्टाइड, द एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड। तो ये नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो है वो एट्रिया से निकलेगा, किडनी के पास जाएगा, और किडनी से ये कराएगा नाट्रियूरेसिस, जो कि नाम में ही बताया है, और जहां सोडियम वहां उसके पीछे पीछे वाटर, तो नाट्रियूरेसिस एंड डायूरेसिस। तो हमारी जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट थी कि भाई वाटर एक्सेसिवली गेन हो गया है प्लाज्मा में और बॉडी में और इसको बाहर फेंक देना है, तो डायूरेसिस होने की वजह से वो वाटर चला जाएगा, कुछ हद तक बॉडी से निकल जाएगा, प्लाज्मा से कम हो जाएगा। लेकिन किस वजह से हो रहा था वो? नाट्रियूरेसिस, सोडियम लॉस इनटू द यूरिन, नाट्रियूरेसिस। और इसलिए वाटर तो कॉम्पेंसेट हो गया भाई, नॉर्मल की तरफ बढ़ा, नॉर्मल वॉल्यूम हो रहा है, लेकिन सोडियम लॉस हो रहा है, और इसलिए एक और कंडीशन पैदा हो जाएगी जो है यूवोलेमिक हाइपोनेट्रेमिया, कि सर्कुलेटिंग प्लाज्मा वॉल्यूम या ब्लड वॉल्यूम जो बढ़ गया था वो नॉर्मल की तरफ आ गया, दैट इज यूवोलेमिया। लेकिन अब सोडियम लॉस हो गया यूरिन में और अब एब्सोल्यूट सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है, तो ये हाइपोनेट्रेमिया। तो ये है कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म जो हर बार काम करेगी ऐसा नहीं, लेकिन ये कई बार ये कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म काम कर जाता है। अब देखते हैं डायग्नोसिस। ये और एक फिजियो प्लस प्लस, या मैं कहूंगा फिजियो प्लस प्लस प्लस, बहुत सारे लोगों के आंसर में ये नहीं होगा, अगर आपके आंसर में है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। कि डायग्नोसिस कैसा करते हैं? बेसिकली SIADH के डायग्नोसिस के लिए कोई एक ऐसी सिंगल लैबोरेटरी टेस्ट अवेलेबल नहीं है, एंड डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन द बार्टर-श्वार्ट्ज क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया क्या कहता है? तो इसमें एक तो हाइपोनेट्रेमिया होना चाहिए, प्लाज्मा सोडियम कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, ये होना चाहिए, ये तो हॉलमार्क है, हमने देखा। एंड हाइपोऑस्मोलैलिटी, प्लाज्मा शुड बी हाइपोऑस्मोलर। देन इंक्रीज रीनल सोडियम एक्सक्रीशन, हमने देखा ना अभी कि इट्स पार्टली बिकॉज ऑफ द ANP, एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड, तो नाट्रियूरेसिस कर रहा है और सोडियम का एक्सक्रीशन इनटू द यूरिन इंक्रीज हो रहा है। एंड ये in the presence of the other two things, that is there is no apparent cause of hyponatremia, मतलब ऐसा कोई apparent cause नजर नहीं आ रहा कि भाई जैसे GI फ्लूइड लॉस हो रहा है या और कुछ हो रहा है और जिसकी वजह से हाइपोनेट्रेमिया है, तो there is no other cause of hyponatremia, no apparent cause, and there is no evidence of volume depletion। देखिए जब हेमरेज होता है या किसी और वजह से ब्लड लॉस, वॉल्यूम लॉस होता है, तो एक एविडेंस होता है कि भाई वॉल्यूम लॉस हो रहा है। ऐसा कोई वॉल्यूम डिप्लीशन नहीं हुआ है और फिर भी वाटर गेन हो रहा है इन द बॉडी। हमने देखा ना, नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल टोनिसिटी के प्रेजेंस में एडीएच ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो ये एक क्लियर कट इंडिकेटर ऑफ SIADH कि भाई वॉल्यूम डिप्लीशन का कुछ नजर नहीं आ रहा और फिर भी वॉल्यूम मतलब ये हाइपोनेट्रेमिया हो रहा है, हाइपोटोनिसिटी हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो तब आप डायग्नोस कर सकते हो कि द कंडीशन इज SIADH।
सो बार्टर श्वार्ट्ज क्राइटेरिया भूलना नहीं है, एग्जाम में लिखने पर एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और फिर एक बार समराइज कर लेते हैं इस कंडीशन को। सो SiADH इज अ कंडीशन ऑफ हाइपोनाट्रेमिया एंड हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन। ओके, और हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन, डैरो-येनेट डायग्राम्स आपको पता होगा, डैरो-येनेट डायग्राम्स हम दिखाते हैं ऐसी कंडीशंस को दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हो ICF वॉल्यूम एंड ECF वॉल्यूम ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस पे ऑस्मोलैरिटी है। तो प्राइमरीली चेंजेस जब भी होते हैं तो ECF में होते हैं, तो आपको ECF साइड में देखना है। देखो ECF का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, शेडेड एरिया आपको बता रहा है कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो ECF का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो ये वाटर गेन हुआ ना प्लाज्मा में, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। एंड बिकॉज ओनली वाटर वॉज गेन्ड इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा बिकेम और ECF बिकेम हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक ओवरहाइड्रेशन। और आपको पता ही होगा कि सेकेंडरीली द चेंजेस ऑकर इन द ICF। तो ये देखो सेकेंडरी चेंजेस, बिकॉज द प्लाज्मा वॉज हाइपोटोनिक, उसका वाटर शिफ्ट्स इनटू द ICF। ECF वाटर शिफ्ट्स इनटू द ICF, क्योंकि सेल्स के सराउंडिंग जो ECF है, जो प्लाज्मा है, वो हाइपोटोनिक होगा, तो उसका वाटर सेल्स के अंदर चला जाएगा। और ये हमने देखा ना, सेल्स स्वेल अप बिकॉज ऑफ दैट, स्वेलिंग ऑफ द सेल्स होता है। और ICF वॉल्यूम इंक्रीजेज सेकेंडरीली। तो ये देखो ICF वॉल्यूम भी इस तरफ इंक्रीज हुआ दिखाया है। तो ये है इन समरी द SiADH। खास करके फिजियो प्लस प्लस लिखना भूलना मत, एक्सेप्शनल मार्क्स जरूर मिलेंगे।